हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्लास 7th। और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमने समझ लिया रेस्पिरेशन होता क्या है, हमने समझ लिया रेस्पिरेशन हम क्यों कर रहे हैं, हमने समझ लिया ब्रीदिंग क्यों कर रहे हैं। हमें एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन एनर्जी देगा, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी देगा। लेकिन अब मैंने आपको बताया था कि लंग्स में ऑक्सीजन आ गई है, उसके बाद क्या होता है। अब लंग्स तक क्या हो रहा है, फ्रॉम द नोज टू द लंग्स, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हम स्टार्ट करेंगे नोज से और लंग्स तक। बस इस सिस्टम की बात करते हैं जब आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो। तो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें सबसे चीफ ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन क्या होते हैं, हम सभी जानते हैं मैम, लंग्स। राइट, लंग सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में। पर शुरू कहाँ से होता है, लेट्स सी द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था, माउथ होता है, देन फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बिल्कुल ऐसे ही हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें लाइन से सारे ऑर्गन्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे ऑर्गन्स मिलकर ही सिस्टम बनाते हैं, हम ये बात जानते हैं। सबसे पहला ऑर्गन यहाँ पर शुरू होता है नोज। अच्छा, मैंने नोज ऊपर लिख दिया है, मैम ऊपर हेड था, वहां पर आपने नोज लिख दिया है, तो मैं इसको हटा देती हूँ। सबसे पहले शुरू होता है आपके नोज से, चाहे इस डायग्राम को देख लो, चाहे इस डायग्राम को देख लो। ठीक है, यहां पर है आपका नोज। पर नोज में सबसे आगे आप क्या देखते हो, ये दो होल होते हैं, इन दोनों होल्स को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। प्लीज हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों होल्स को कहा जाता है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल के बाद आप देखते हो एक लंबा सा ये ब्रिज आपको दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं नजल चैम्बर। इसको कहा जाता है नजल चैम्बर। अच्छा, यहाँ पर लिखा नहीं है, पर मैं आपको बस बता रही हूँ। मैं हम तो इसको नाक ही कहते थे, हम तो इसको नोज कहते थे। ठीक है, तो नोज हैज नॉस्ट्रिल्स एंड नजल चैम्बर। आपने ऑक्सीजन यहाँ से इनहेल किया फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, और नॉस्ट्रिल से आपके ऑक्सीजन नेजल चैम्बर में गया। नेजल चैम्बर में जाने के बाद जो अगली ट्यूब आती है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, ट्रैकिया से जस्ट ऊपर वाली थोड़ा सा पार्ट होता है, ट्रैकिया से जस्ट ऊपर वाला छोटा सा एक हिस्सा होता है, इसे हम बोलते हैं फैरिंग्स और लैरिंग्स। फैरिंग्स बेसिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया जाता है। लैरिंग्स जो होता है, छोटा सा ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स है, लैरिंग्स को बोला जाता है वॉइस बॉक्स। जब भी हवा आपके इस एरिया में टकराती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स हो गया। लैरिंग्स के बाद अगला इंपॉर्टेंट ट्यूब है, दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया का मतलब हो गया, ट्रैकिया को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं विंड पाइप। पाइप है जिसके अंदर विंड जा रही है, हवा जा रही है, जैसे फूड पाइप होता है। ये जो आपको फील होती है जब भी आप टच करते हो, है ना, हल्का हल्का सा रिंग्स 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 लाइक स्ट्रक्चर है, दिस ट्यूब इज ट्रैकिया, दिस ट्यूब इज विंड पाइप, जिसकी मदद से ऑक्सीजन अंदर जा रही है। ठीक है, अब ये जो विंड पाइप है, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं बायोलॉजी में, ये ट्रैकिया आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, शाखाओं में। एक हमारे राइट लंग के अंदर घुसेगी और एक लेफ्ट लंग के अंदर घुसेगी। इन दो ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्रोंकाई। These two tubes, लेफ्ट इसको हम बोलते हैं, जो लेफ्ट लंग में गई है उसे हम बोलेंगे लेफ्ट ब्रोंकाई, और जो राइट लंग में गई होती है उसे हम बोलते हैं राइट ब्रोंकाई। ओके, तो दो ब्रांचेस हो गई हैं ब्रोंकाई। ये दोनों ब्रोंकाई कहाँ एंटर करती हैं मैम, लंग्स में एंटर करती है, और आगे जाके छोटी छोटी और ब्रांचेस बना देती है, क्योंकि पूरे लंग्स में ऑक्सीजन को स्प्रेड करना है। जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। तो ये हो गए आपके सारे ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। मैम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के बाद नेजल चैम्बर में जाती है हवा। ठीक है, नेजल चैम्बर के बाद आपके अगला स्ट्रक्चर, जिसे हम फैरिंग्स बोल सकते हैं। फैरिंग्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों में आता है। एक्चुअली फैरिंग्स दोनों में कॉमन होता है, एक कॉमन रास्ता होता है जहां से हवा भी जाती है और खाना भी निकलता है, उसे हम बोलते हैं फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद दो ट्यूब बन जाती हैं, एक ट्यूब फूड पाइप बना लेती है जिसमें खाना ही जाएगा, दूसरी ट्यूब आपकी ये विंड पाइप होती है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया का अपर वाला जो एरिया होता है, सबसे ऊपर वाला एरिया, उसे हम लैरिंग्स कह देते हैं। लैरिंग्स को दूसरा नाम दिया जाता है वॉइस बॉक्स, क्योंकि इसमें हवा जैसे ही टकराती है हमारी आवाज निकलती है, वॉइस प्रोडक्शन होता है। इसके बाद जो आपको ट्यूब महसूस हो रही है, दिस इज एक्चुअली ट्रैकिया, या फिर आप कह सकते हो विंड पाइप होता है ये। इसके जरिए ऑक्सीजन अंदर जाती है। विंड पाइप ये
आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, दोनों लंग्स में एंटर करती है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई, लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई, दो ब्रांचेस हो गई इसकी। आगे जाके ये दोनों ब्रोंकाई कहाँ खुलती है, लंग्स में खुलती है और ऑक्सीजन आपके लंग्स में एंटर कर गई है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन स्टार्ट विद द ब्रीथिंग ऑफ एयर। रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू हुई कहाँ से होती है, यहाँ से। आपने एयर को इनहेल करना शुरू कर दिया, आपने ब्रीदिंग करना शुरू कर दी, एयर को इनहेल करना शुरू कर दिया। इस नोज से एयर जो है आपके लंग्स तक पहुंचती है थ्रू नॉस्ट्रिल्स एंड ट्रैकिया। इस नॉस्ट्रिल या नेजल चैम्बर के थ्रू और ट्रैकिया, ये जो विंड पाइप होती है, इसके थ्रू लंग्स में हमारे ऑक्सीजन पहुंच जाती है। फाइनली लंग्स के बाद ये ऑक्सीजन कहां पर पहुंचेगी, इसके नीचे मौजूद है यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स। वो ब्लड वेसल्स इस ऑक्सीजन को कैरी कर लेती हैं और आपकी बॉडी की हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचा देती है, डिलीवर कर देती है। These are the parts which are taking place in the process of respiration in human, and respiration होता कैसे है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, process of breathing and process of respiration। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया बेसिक। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी लंग्स की। लंग्स की बात कर ले, सबसे पहले क्या हुआ, वही मैंने बताया, जब हम एयर को अपने इनहेल करते हैं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, ये सीधा कहाँ जाता है, नेजल कैविटी, ये जो अंदर की तरफ आपको दिखती है, ये इसके अंदर जाती है। इसके बाद विंड पाइप से होती हुई लंग्स में एंटर कर जाती है। ये प्रोसेस थी। लंग्स के बारे में क्या खास बात है, फेफड़ों के बारे में, हाउ मेनी लंग्स डू वी हैव, वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है, दो लंग्स हैं हमारे पास, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक को खराब कर लें, एक को भी खराब नहीं करना है, शॉर्टेज हो जाएगी ऑक्सीजन की, समझ में आ रहा है। चलिए, वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सी, हम ऑलरेडी इतने टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा पॉल्यूटेड एरियाज में रह रहे हैं, हमारा कंट्री ऑलरेडी बहुत पॉल्यूटेड है, हमारे लंग्स वैसे ही नेचुरली बहुत खराब होते जा रहे हैं बाय इनहेलिंग अनपॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड एयर। तो फिर स्मोकिंग क्यों करना, तो फिर स्मोकिंग कोई कर भी रहा है तो उसके बगल में भी क्यों खड़े होना, बहुत सारी ऐसे अननेसेसरीली बाहर क्यों निकलना, क्यों बाहर डस्ट वाले एरिया में इतना घूमना। ऑलरेडी हमारे लंग्स डैमेज हो रहे हैं, ऑलरेडी इतनी बीमारियां, कोरोना वायरस जैसे एपिडेमिक आ रहे हैं, इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर लंग्स, और हमारे लंग्स को स्ट्रांग बनाना जरूरी है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिन में कम से कम 8 से 9 बार 2 से 3 मिनट की डीप ब्रीदिंग। दैट इज द बेस्ट प्रोसेस। आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को एक्सपैंड कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाए, प्लस आपका नेजल चैम्बर, ये जो एरिया है, ये क्लियर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं लंग्स की। हाउ मेनी लंग्स डू वी हैव, मैम वी हैव एक लंग ये रहा, ठीक है, एक लंग्स ये रहे, दो लंग्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, आगे लिखा हुआ है लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। कहां पर है, ऑन द फ्रंट वॉल ऑफ द चेस्ट, यहाँ पर लंग्स हैं, दो लंग्स हमारे पास मौजूद है। अब आगे देखिए, इट इज सराउंडेड बाय रिब्स, ऑर्गन है, कोई भी मुक्का मारेगा अंदर से लंग्स बाहर निकाल लेगा, पर इतना आसान तो नहीं है ना लंग्स को बाहर निकालना। क्यों नहीं है, क्योंकि लंग्स के चारों ओर हड्डियों का ग्रुप मौजूद है। इफ यू कैन सी हियर, यहाँ पर देखिए, ये बहुत सारी हड्डियां मौजूद हैं, ये आगे ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं रिब्स, आप बोलते हैं पसलियां इनको हिंदी में, है ना। ऐसे ही हड्डियां यहाँ पर भी मौजूद हैं, कितनी है, 12 एक तरफ और 12 एक तरफ, टोटल 24 इस तरह की रिब्स दोनों लंग्स के ऊपर लगी हुई हैं। सेंटर में एक बोन होती है, इसका नाम होता है चेस्ट बोन, स्टर्नम हम बोलते हैं। तो 12 रिब्स एक तरफ है, एक लंग्स के ऊपर है, और 12 रिब्स दूसरे लंग्स के ऊपर है, टोटल 24 रिब्स हो गई। ये 24 रिब्स पता कैसे है, जैसे ये मान लो ये 12 रिब्स है, 12 रिब्स इधर से आ रही हैं, ये सारी आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड रहती हैं, पीछे भी बिल्कुल ऐसे ही कनेक्टेड है। अंदर क्या बन गया, एक कैविटी, इस कैविटी के अंदर, इस पिंजरे के अंदर लेफ्ट और राइट लंग आराम से बैठे हुए हैं, प्रोटेक्टेड। अब सामने से छाती में कोई मुक्का देगा तो इतनी आसानी से लगेगी नहीं लंग्स में, क्योंकि सारा का सारा प्रेशर कौन बचा, प्रोटेक्शन कौन कर लेता है, दीज रिब्स कैन प्रोटेक्ट। और ये अंदर जो कैविटी बन रही है, ये जो कैविटी मतलब खाली जगह अंदर जिसके अंदर लंग्स रखे हुए हैं, इस कैविटी को हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। प्लीज हमेशा याद रखिएगा, चेस्ट कैविटी या इसका दूसरा नाम होता है थोरेसिक कैविटी। ऐसे पूछा जाएगा उस कैविटी का नाम बताइए, नेम द कैविटी इन विच लंग्स आर प्रोटेक्टेड, तो आप बोलोगे थोरेसिक कैविटी। ठीक है, कितने रिब्स होती हैं, 12 पेयर रिब्स आर मौजूद। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ 12 पेयर रिब्स।
और नंबर में पूछा जाएगा तो 24 रिब्स सराउंडिंग द लंग्स, प्रोटेक्टिंग द लंग्स, याद रहेंगी ये बातें। और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपके चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। होती कैसे है हमें पता है मैम, ऑक्सीजन को इनहेल कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दो, दैट इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। पर इतना आसान नहीं है। इजीली आप अपने आप को एक्सपीरियंस करवा सकते हो, आसानी से एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आखिरकार हो कैसी रही है। मैंने बताया ब्रीदिंग में हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं यानी कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डिलीवर कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, मतलब बाहर निकाल रहे हैं। तो दो प्रोसेस हो गई। जिसे हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कह लो आप, या फिर इसको कहा जाता है इनहेलेशन। ठीक है, एक ही नाम है दोनों का। इन कर रहे हैं हम, किसे इन कर रहे हैं, वी आर इन किसे करते हैं हम, ऑक्सीजन को। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सपिरेशन या फिर एक्सहेलेशन। एक्स मतलब एग्जिट कराना, बाहर निकालना, बाहर निकालना, एग्जिट कराना। और एग्जिट हम किसे कराते हैं मैम, CO2 को कराते हैं। सिंपल सी बात है। देखो ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। अब आपको क्या करना है, इमेजिन करना है ये प्रोसेस। सबसे पहले हम इंस्पिरेशन की प्रोसेस को इमेजिन करते हैं। लेट्स सी दिस डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों लिखा आएगा यहाँ पर, आपको देखना है इंस्पिरेशन की प्रोसेस। हम इसको थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं, जूम करके, चलो ठीक है वापस से ले आते हैं। देखो अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंस्पिरेशन लिखा हुआ है। देखना, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मतलब हमने ऑक्सीजन ली। आप खुद बैठे बैठे भी फील कर सकते हो। आप अपने चेस्ट पर हाथ रखिए, चेस्ट पर हाथ रखने के बाद आप अब सांस लीजिए। सांस लेना है और आपको बताना है कि आपका जो चेस्ट एरिया है वो किस तरह से मूव कर रहा है। सिंपल सी बात है, हमें दो चीजों पर ध्यान देना है यहाँ पर। एक तो आपका ये जो चेस्ट कैविटी जिसे मैंने थोरेसिक कैविटी कहा था, दूसरा हमें देखना है आपके डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या होता है पहले ही देख लो। लंग्स हवा में नहीं लटके हुए हैं, हमेशा देखोगे लंग्स हवा में नहीं लटके हुए हैं। नीचे एक मसल्स का बना हुआ एक ऐसा सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, इस सपोर्टिव स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डायफ्राम। नीचे इनके ऊपर लंग्स आपके इजीली सपोर्ट ले सकते हैं। समझ में आया, डायफ्राम। तो हमें बेसिकली डायफ्राम का मूवमेंट देखना है, प्लस जो कैविटी थी, रिब्स जो थी, इन रिब्स का मूवमेंट देखना है। तो देखिए ध्यान से आप महसूस करिए, सांस लीजिए, पहले इंस्पिरेशन करिए। जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तो आप देखोगे, देखो इंस्पिरेशन कर रहे हो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है। ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो लंग्स अपना साइज बढ़ाएंगे, है ना, लंग्स बढ़ाएंगे अपना साइज, यानी कि लंग्स देखना अभी फूलेंगे। देखना अभी ये तो लंग्स अपना साइज बढ़ा रहे हैं, लंग्स के ऊपर जो रिब्स लगी होंगी वो भी तो आगे की तरफ मूव कर रही होगी, है ना। तो रिब्स का मूवमेंट कैसा है, देखो चेस्ट पर हाथ रखिए, सांस लीजिए। मैम मैंने जब सांस ली तो मेरी रिब्स ऊपर की तरफ जा रही थी और आगे की तरफ, छाती ऊपर की तरफ जाती है और आगे की तरफ। नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करिए। तो यानी कि जो रिब्स हैं वो मूव अप, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही हैं, और आउटवर्ड यानी कि बाहर की तरफ। सांस जब मैंने ली, जो रिब्स हैं वो ऊपर जा रही है और आगे की तरफ जा रही है। तो रिब्स का मूवमेंट कैसा हो गया, ऊपर और आगे। दूसरा डायफ्राम, डायफ्राम को ध्यान से देखो, देखना सांस जब लेते हैं तो ये लंग्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो डायफ्राम जो है नॉर्मली ऐसे रहता है, वो फ्लैट हो जाता है यूं करके। देखना ध्यान से, देखो अभी नॉर्मली ऐसा है ये, अब मैंने सांस ली और ये फ्लैट हो गया, राइट। फिर से देखते हैं, ये नॉर्मल ऐसा है, जैसे ही मैंने सांस ली ये फ्लैट हो गया, है ना, फ्लैट हो जाता। तो यानी कि जो डायफ्राम है ये कैसा हो जाता है, नीचे की तरफ मूव कर जाता है और फ्लैट हो जाता है, क्योंकि लंग्स अभी तो ऐसे हैं। सपोज कर लो ये नीचे डायफ्राम है, जैसे ही लंग्स बढ़ेंगे ये ऐसे हो जाएगा, और जैसे ही हमने जैसे ही अभी तो हमने ऑक्सीजन ले रखी है, जैसे ही हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे वापस ऐसे हो जाएगा, ठीक, फिर वापस ऐसे, फिर वापस ऐसे। समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये हो गया इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के बाद जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपिरेशन कर रहे हैं, यानी कि बाहर जब हम एयर को फेंक रहे हैं बाहर की तरफ, तो एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है तो देखना क्या होगा, अभी नॉर्मल सिचुएशन ये है,
बाहर निकाल दी, तो लंग्स अपना साइज छोटा कर लेते हैं वापस से, क्योंकि सारी एयर बाहर चली गई है। लंग्स का साइज छोटा हो जाएगा, तो अब सांस छोड़ो, मैंने सांस ले ली, नाउ लीव इट। तो छाती आपकी नीचे की तरफ जाती है और अंदर की तरफ जाती है, यानी कि रिब्स जो है हमारी, रिब्स का मूवमेंट कैसा हो जाता है, डाउन यानी कि नीचे की तरफ, इनवर्ड यानी कि पीछे की तरफ। ठीक है, देखिए वापस से, देखो वापस से। और जो आपका डाइफ्रेम है वो वापस से कैसा फ्लैट हो गया था, वो वापस से फिर से ऐसा हो जाएगा, गुंबद जैसा, डोम शेप का। ठीक है, डोम बोलते हैं हम गुंबद को। तो हमारा जो आप कह सकते हो, सबसे पहले डाइफ्रेम जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, वापस से डोम शेप का हो जाएगा, गुंबद शेप का। प्लस जो रिब्स हैं वो अंदर की तरफ और नीचे की तरफ, डाउन की तरफ हो जाएंगी। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, अंदर जितनी भी आपने एयर थी वो सारी की सारी बाहर निकाल दी, तो लंग्स का साइज छोटा हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। यू कैन इजीली एग्जामिन इट सिटिंग इन योर रूम। अपने रूम में बैठ जाइए आराम से, और आराम से चेस्ट पर हाथ रखिए, इनहेल करिए। इनहेल करते वक्त देखिए आपकी जो बोन्स हैं वो आगे और बाहर की तरफ मूव कर रही हैं, और जब आप बाहर छोड़ रहे हो तो नीचे की तरफ और अंदर की तरफ मूव करिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अबाउट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। और आप कह सकते हो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। नाउ द बेसिक स्टेप इज द लास्ट, एक्चुअली द लास्ट टॉपिक बेसिकली वी कैन से इज योर आप कह सकते हो रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको बोला रेस्पिरेशन दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक बेसिक प्रोसेस है, वो प्रोसेस होगी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अभी हमने ह्यूमन की बात की, ह्यूमन आर इजीली रेस्पायरिंग विद द हेल्प ऑफ लंग्स। और मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको पहले भी दिया था कि लंग्स के अलावा आप जानते हो हैबिटेट के बेसिस पर कि आखिरकार जानवर या फिर ऑर्गेनिजम्स रह किस एरिया में रहे हैं, उस एरिया के बेसिस पर उनकी बॉडी में अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग तरह के। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ह्यूमन का बात की थी। जब मैंने ह्यूमन की बात की थी तो आई सेड कि ह्यूमन कहाँ पर रहते हैं, लैंड पर रह रहे हैं। लैंड पर रहने वाले हैं तो इनका मतलब इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो क्या है, आप बोलो कि मैम लंग्स। ह्यूमन के पास लंग्स है, क्या सिंपल मान लिया। मैंने बोला फिशेस भी तो है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी ब्रीदिंग करती हैं, सांस लेती हैं, पानी के अंदर रह के सांस लेती हैं। तो कैसे सांस लेती हैं, पानी में भी ऑक्सीजन घुली हुई रहती है। ये जो पानी में घुली ऑक्सीजन है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है, उसका इस्तेमाल करती हैं, पर लंग्स के जरिए नहीं करती हैं। ये करती हैं जो फिशेस होती हैं, इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं गिल्स। यू कैन सी दिस, अंदर बॉडी की जो स्किन होती है वो बाहर की तरफ निकल के आ जाती है और इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना लेती है गिल्स। गिल्स क्या करते हैं, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको इनहेल कर लेते हैं आसानी से। इस तरह से फिशेस जो है वो रेस्पिरेशन करती है क्योंकि ये पानी के अंदर रहती है। दूसरा हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की, यानी कि केचुआ। कहाँ रहता है, पता है केचुआ कहाँ रहता है मैम, सॉइल हैबिटेट के बेसिस पर बता रही हूँ ना, कहाँ रहते हैं, मिट्टी के अंदर रहता है केचुआ। जब बारिश होती है तो केचुए बाहर निकल के आ जाते हैं क्योंकि उनका घर खराब हो गया बारिश की वजह से, है ना। मिट्टी के अंदर रहते हैं, ना तो जमीन पर है ना पानी पर है, तो वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। मिट्टी आपने देखी है हमेशा गीली मिट्टी में ये रहते हैं, क्योंकि गीली मिट्टी है तो यानी कि उसमें ऑक्सीजन होगी कहीं ना कहीं, लेकिन लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन वो भी ले रहे हैं लेकिन पानी में नहीं है, इसीलिए गिल्स के थ्रू भी नहीं कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, इनकी जो स्किन होती है ये बाहर, कभी आपने अर्थवर्म छुआ होगा, पैर पड़ा होगा, कभी तो पड़ता है रेनी सीजन में, देखोगे चिपचिपी होती है। ये जो स्किन होती है ये बहुत ही चिपचिपी होती है, ऐसी स्किन को हम कहते हैं मॉइस्ट स्किन। इस स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं जिसके थ्रू। इसके अलावा अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स में ट्रैकियल सिस्टम होता है। एक प्रॉपर सिस्टम हमारे जैसा नहीं है, पर पतला पतला ट्यूब्स का सिस्टम होता है, बहुत ही पतला पतला। जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है ग्रास होपर, ये एक इंसेक्ट है। इसके अंदर ये जो आपको ट्यूब्स, पतली पतली ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, इन ट्यूब्स के थ्रू इनके अंदर रेस्पिरेशन होता है। और ऐसे ट्यूब वाले सिस्टम को इंसेक्ट्स में जो मौजूद होता है इसे हम कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकिया। तो इंसेक्ट्स ट्रैकिया के थ्रू रेस्पायर करते हैं। आगे बात करते हैं फ्रॉग। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है फ्रॉग के बारे में, क्योंकि अगर आपको पता हो फ्रॉग को हम एम्फीबिया कहते हैं। दैट मीन्स कि फ्रॉग पानी में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। पानी में कब रहता है, जब फ्रॉग बच्चा है, when the frog is a young कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो
बच्चा है तो बच्चे का नाम क्या रखते हैं हम यहाँ पर, फ्रॉग के बच्चे को हम बोलते हैं टेडपोल। और टेडपोल जब पानी में रहता है, टेडपोल पानी में ही रहता है हमेशा जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है। बच्चा पानी में रहता है तब तक वो सांस लेता है गिल्स के थ्रू, क्योंकि हमने देखा था पानी में रहने वाले गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, लैंड पर आ जाता है, एडल्ट हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, लैंड पर आ गया, लैंड पर आएगा तो कैसे सांस लेगा मैम, लंग्स के थ्रू। लेकिन एक और स्टेट आती है बच्चे और एडल्ट के बीच में, जिसे हम कहते हैं लार्वा। लार्वा मतलब यानी कि वो मिट्टी के अंदर चला जाता है थोड़े टाइम के लिए, और उस टाइम पर वो सिर्फ खाना खाता है, खाना खाता है। जब मिट्टी के अंदर रहेगा, जब मिट्टी के अंदर रहेगा तो कैसे सांस लेगा, अपनी स्किन के थ्रू सांस लेगा। समझ में आया? तो फ्रॉग के अंदर 3 तरह से रेस्पिरेशन होते हैं। जब पानी के अंदर है, बच्चा पैदा हुआ है, तब तो वो गिल्स के थ्रू लेगा। जैसे ही वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा, हाइबरनेशन कहते हैं हम इसको, अपनी बॉडी की ग्रोथ करवाने के लिए, तो वो मिट्टी के अंदर सांस लेगा स्किन के थ्रू। और जैसे ही वो एडल्ट हो जाएगा, मिट्टी से बाहर आ जाएगा, एडल्ट बन जाएगा, लैंड पर आ गया है, नाउ इट विल रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ लंग्स जस्ट लाइक अस। तो ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में यू विल सी देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट स्पेशल स्ट्रक्चर्स थ्रू विच दे रेस्पायर। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक, थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने बोला लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं, दैट मींस प्लांट्स आल्सो रेस्पायर। यस, प्लांट डू रेस्पायर। और रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है हम सभी जानते हैं। वैसे तो देखा जाए ऑलमोस्ट सभी बॉडी पार्ट से होता है प्लांट्स के, लेकिन मेनली होता है रेस्पिरेशन किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। Stomata is a special structures which are present in the leaf on the lower surface of the leaf के नीचे वाले सरफेस पर छोटे छोटे ये पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। जब ये स्टोमेटा ओपन होते हैं, हम जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या इंस्पायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स CO2 इनहेल करते हैं, किसके द्वारा, ये जो छोटे छोटे टाइनी स्टोमेटा मौजूद है ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, इसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो थ्रू स्टोमेटा हो गया। इसके अलावा रूट हेयर्स, जमीन में जो रूट मौजूद होती है, इसके ऊपर आपने ऐसी रूट देखी है हमेशा, ये तो रूट है, इसके ऊपर जो हल्के हल्के फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर नोन एज रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स होते हैं, आपको पता है ये कहाँ है, मिट्टी के अंदर। और मिट्टी कैसी होती है, गीली होती है। गीली मिट्टी है, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन होगी। उस मिट्टी में से ये रूट हेयर्स ऑक्सीजन को अंदर, सॉरी हाँ ले लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं, एंड दैट इज हाउ दे इंस्पायर, और दैट इज हाउ इनकी बॉडी में, यानी कि प्लांट की बॉडी में एक्सचेंज होता है। देखो, रूट्स की मदद से, थ्रू रूट्स, है ना, रूट हेयर की मदद से, यहाँ पर लीव्स के अलावा रूट में भी होता है गैसियस एक्सचेंज। लेकिन बहुत सारे ऐसे वुडी प्लांट होते हैं, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी आपको ट्रीज दिखाई नहीं दोगे, छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे प्लांट्स। वहां पर रेस्पिरेशन कैसे होता है, वहां पर स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इस तरह से। कभी कोई हरा स्टेम देखा होगा, प्लांट का पतला सा तना देखा हो ग्रीन कलर का, उसके ऊपर इस तरह से डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये देखो, ये खड़ा हुआ, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पतले पतले जो स्टेम वाले प्लांट होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लेंटिकल्स। जहां पर पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं, वहां पर रेस्पिरेशन कैसे होता है, वहां पर इनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनके थ्रू इनहेल की जाती है। तो 3 स्ट्रक्चर्स हो गए प्लांट्स में भी। सबसे ज्यादा लीव्स हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन करने में या गैसियस एक्सचेंज करने में, उसके बाद रूट हेयर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, और जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें लेंटिकल्स नाम के इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है बड़ी आसानी से। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वन ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज रेस्पिरेशन वी हैव कंप्लीटेड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और भी रिकॉर्डेड वीडियोस को लगातार ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू सो मच।